गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, इससे पहले आप मेरे को ये बताना, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी है, टोडी ड्रिंक में कौन से प्लांट का सैप यूज़ किया जाता है, ठीक है, और स्विस चीज़ में जो होल्स होते हैं वो मतलब लार्ज होल्स होते हैं वो किसकी प्रोडक्शन के कारण होते हैं और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा स्विस चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। और रॉकफोर्ट चीज़ बैक्टीरिया या फंगाई किससे बनती है ये भी बताना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक एंजाइम है या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और वो कौन से बैक्टीरिया या किससे वो मतलब प्रोड्यूस होता है, किस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आप बताना एसिटिक एसिड, बुटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कौन सी ईस्ट या फंगाई या बैक्टीरिया किससे प्रोड्यूस होते हैं और कौन से होते हैं, उनके नाम लिख भेजना मेरे पास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आपको पता है बेटा, रोज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट वाटर जनरेट होता है शहरों में, गाँवों में, सभी जगह। वेस्ट वाटर में क्या होता है बेटा, मेजर कंपोनेंट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना। अगर म्युनिसिपल वेस्ट मतलब जो गलियों का पानी होता है वो भी वेस्ट होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सीवेज। जो भी वाटर वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर हो या होम सिटीज जो भी हो उसको हम सीवेज बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सीवेज। उस सीवेज के अंदर होता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोब्स भी पैथोजेनिक मतलब डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि ये सीवेज है, इसमें वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है इससे, तो हम इसको इस सीवेज इस पानी को कहाँ डिस्पोज करें, है ना, डिस्पोज कहाँ करें इसको। तो डिस्पोज करने से पहले अगर हम इसको ट्रीट कर लें, क्लीन कर लें इसको, तो फिर क्या होगा कि हम इसको किसी भी वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर सकते हैं, समझ रहे हो। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, ताकि हम इसको लेस पोल्यूटिंग कर सके, इसको क्लीन कर सके, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको वाटर बॉडीज में डिस्पोज करते हैं तो कम से कम वो वाटर बॉडीज पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। अब है कि सीवेज का ट्रीटमेंट हो कैसे, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज डन बाय हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ये कह रहा है कि माइक्रोब्स ही प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब समझते हो ना, लिख भेजना बेटा। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, उन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस सीवेज को, उस पानी को क्लीन करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट कैरिड आउट बाय टू स्टेजेस। ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में या प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूव करेंगे हम पार्टिकल्स को, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, या फिर जो कंकड़ है, पत्थर है, सोयल है, पॉलीथीन वगैरह है, उनको क्या करेंगे, फिजिकली रिमूव कर सकते हैं इनको तो हम, है ना। जैसे लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको फिजिकली रिमूव करेंगे, किस मेथड के द्वारा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा। दोनों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस। आपको पता है पानी में कुछ बह रहा है, तैर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक फिल्टर नेट लगा दो जिसमें वो जो फ्लोटिंग मटेरियल है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, वो उसके अंदर फंस जाएगा और पानी के साथ नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब है ग्रिट मतलब सोयल और कंकड़, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, पेबल्स, इनको हम रिमूव करेंगे सेडिमेंटेशन के द्वारा। सेडिमेंटेशन आपने पढ़ी हुई है, क्या होता है, जो हैवी मटेरियल होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और फिर नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला ले लो पानी, समझ रहे हो बात को, ये होती है सेडिमेंटेशन, ठीक है। हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को फिल्ट्रेशन के द्वारा हटा लिया, ग्रिट को सेडिमेंटेशन के द्वारा, है ना। अब जो सॉलिड मटेरियल था प्राइमरी स्लज का वो नीचे हो गया, और ऊपर वाला पानी एफ्लुएंट सुपरनेटेंट फॉर्म है जो एफ्लुएंट वो बच गया, ठीक है। अब जो एफ्लुएंट हमारे पास बच गया फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद, जो एफ्लुएंट, जो सीवेज एफ्लुएंट, जो वाटर हमारे पास बच गया, उसको हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि लार्ज एरेशन टैंक्स होते हैं, लार्ज एरेशन
टैंक्स। एरेशन का मतलब जिसमें एयर पंप करेंगे, जिसमें एयर की अच्छी सुविधा होगी, ठीक है। एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर पम्प्ड इनटू इट। ये जो लार्ज टैंक्स होते हैं ना, इनमें फिरकी लगी होती है छोटी छोटी, ठीक है, जो इसको एजिटेट करेंगे, है ना, घूमती रहेंगी और इसके अंदर एयर पंप होती रहेगी ताकि बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और फंगाई की ग्रोथ हो सके अच्छे से, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और अगर उन्हें एयर मिलती रहेगी तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया, है ना। एजिटेटेड मैकेनिकली मतलब फिर से घूमते रहेंगे, एजिटेट होता रहेगा और पंप की मतलब एयर पंप की सुविधा होगी तो उसमें एयर पंप्ड होता रहेगा इन लार्ज टैंक्स में, ठीक है। और अगर एयर पंप हो रहा है, एजिटेट हो रही है मैकेनिकली, तो क्या होगी? विगरस ग्रोथ होगी किनकी? यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया की। किसमें? टैंक के अंदर। फंगस और बैक्टीरिया, फंगस के फिलामेंट होंगे और बैक्टीरिया होंगे और ये दोनों मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे फ्लोक्स। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोक्स, है ना। फ्लोक्स लिख भेजना क्या होते हैं? फंगाई के फिलामेंट्स प्लस बैक्टीरिया, ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फ्लोक्स बोलते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और जब ये ग्रो करेंगे तो आपको पता है इन्हें क्या चाहिए? कुछ खाने के लिए चाहिए, ठीक है। और ये क्या खाएंगे? ये आपने पहले ही देखा, सीवेज में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? ये कंज्यूम करेंगे और जब ये ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेंगे तो इनकी ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म होगी। समझ रहे हो बात को? इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेंगे और इससे क्या होगा? बीओडी रिड्यूस होगी। बताऊंगी कैसे होगी। बीओडी क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है और मेरे पास लिख भेजनी है और इसकी डेफिनेशन भी जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये रिड्यूस होगी। रिड्यूस कैसे होगी बेटा? देखो, 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना, बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करेंगे तो आपको पता है उन्हें ब्रेक डाउन के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की, है ना। और जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करना है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि रिड्यूसिस बीओडी, मतलब इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को लगभग खा लिया है जब बीओडी रिड्यूस होगी। अगर बीओडी ज़्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है अभी से और बैक्टीरिया अपने काम पे लगे हुए हैं इसको कंज्यूम करने में, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। बीओडी बढ़ रही है इसका मतलब है कि वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और अगर बीओडी कम हो रही है इसका मतलब इसमें कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना। बीओडी की फुल फॉर्म देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे बैक्टीरिया और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल बीओडी रिड्यूस्ड। अब वो सीवेज वाटर है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। कब तक ट्रीट करेंगे इन बैक्टीरिया से? जब तक कि बीओडी रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि बीओडी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और माइक्रोब्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना है उन्हें, ठीक है। तो कब तक ट्रीट करेंगे? जब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाएगी। हाँ, बीओडी मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि इस वाटर में अभी कितना ऑर्गेनिक मैटर और प्रेजेंट है ना। अगर बीओडी बहुत ज़्यादा है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर कम आ रहा है बीओडी मतलब लेस पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो कब तक ट्रीट करेंगे सीवेज वाटर को? जब तक कि बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग वाटर। अगर बीओडी ज़्यादा है तो मतलब पोल्यूटिंग वाटर ज़्यादा है। बीओडी की फुल फॉर्म और बीओडी की डेफिनेशन जरूर लिख भेजना, ठीक है। अगर सीवेज वाटर में बीओडी ज़्यादा होगी मतलब वो मोर पोल्यूटिंग और अगर लेस होगी तो लेस पोल्यूटिंग। बीओडी रिड्यूस्ड ऑफ इफ्लुएंट इज देन पास्ड। अब अगर टैंक में जो एफ्लुएंट है उसकी बीओडी रिड्यूस हो गई, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने ऑक्सीडाइज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो अब हम इसको दूसरे सेटलिंग टैंक्स में लेके जाएंगे, ठीक है। इस एफ्लुएंट को कहाँ लेके जाएंगे? दूसरे सेटलिंग टैंक्स में लेके जाएंगे और जो फ्लोक्स था
फ्लोक्स लिख भेजना है ना, क्या था, बैक्टीरिया और फंगाई का मैश लाइक स्ट्रक्चर था, उसको सेडिमेंट करवा देंगे, ठीक है। और जो ये सेडिमेंट हो गया ना, जिसमें मतलब फ्लोक्स बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, ये एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और फंगाई है जो कि एक्टिव रहते हैं और जो क्या कर रहे थे बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन करके कंज्यूम कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड स्लज आ गया हमारे पास, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका पार्ट लिया और वापस से उस टैंक में जिसमें से हम इस मैटर को लेके आए ना, वापस से उस टैंक में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि सीवेज वाटर और आएगा उसमें ट्रीट होने के लिए, और ये बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, जरूरी है कि उसके भी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करें। इसलिए हम यहीं से क्या करेंगे, एक स्टार्टर के रूप में, इनोकुलम डोज के रूप में यहाँ से वो बैक्टीरिया लेके वहाँ डाल देंगे, ताकि वहाँ जाके ये ग्रोथ करे और वहाँ की बीओडी को भी रिड्यूस करे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग जो स्लज बच गया, बैक्टीरिया हमने ले लिए वहाँ से, और जो बैक्टीरिया है मतलब वो फ्लोक्स वाला मटेरियल है वो हमने थोड़ा सा ले लिया। अब जो बच गया स्लज हमारे पास, उनको बहुत बड़े लार्ज टैंक्स में फिर से डालेंगे, ठीक है। कौन से टैंक में? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, है ना, देखो नाम से पता चल रहा है। अब कौन से बैक्टीरिया आएंगे इसमें? एनएरोबिक, जो स्लज को डाइजेस्ट कर लेंगे। स्लज में जो भी बैक्टीरिया, फंगाई यानी कि फ्लोक प्रेजेंट है उसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो मतलब यहाँ पे हमें एयर की नीड नहीं होगी। एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट फ्लोक्स इन द स्लज। स्लज में जो भी फ्लोक्स प्रेजेंट है, एनएरोबिक बैक्टीरिया आएंगे और उन सारे फ्लोक्स को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा ये बताओ, ऑर्गेनिक मैटर किसने खा लिया था? एरोबिक बैक्टीरिया ने, है ना। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको एनएरोबिक बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर लिया, हो गया ना, ठीक। अब ये वाटर हो गया क्लीन। अब हमें क्या करना है, इसको किसी भी वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनी है बेटा, लगभग 100 साल से यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वाटर को ट्रीट करने के लिए। आज तक कोई भी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सके, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया, मतलब जो बहुत ज़्यादा वाटर जनरेट हो रहा है सिटीज़ में, विलेजेस में, अब इतने ज़्यादा वेस्ट वाटर को कहाँ डिस्पोज किया जाए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या है, कम है, और वाटर ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, इनका क्या था, मतलब मेन मकसद कि ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्ड करें और वहीं ट्रीट करके वाटर को, और तब गंगा या यमुना रिवर में डाला जाए, ताकि ये मेजर रिवर हैं, इनको पोल्यूशन से बचाया जा सके, ठीक है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। जीएपी का मतलब गंगा एक्शन प्लान, वाईएपी का मतलब यमुना एक्शन प्लान। क्या था इनका मोटिव, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड कर सके, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, जब एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स एरोबिक माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाँ, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? CH4 मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें ये जो बायोगैस जो ये गैस प्रोड्यूस होगी बैक्टीरिया के द्वारा, इसमें प्रेडोमिनेंटली क्या होगी? CH4 होगी, मीथेन होगी बेटा। क्या होगी? मीथेन। और जो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हम इसको क्या बोलेंगे? बायोगैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोगैस। और बायोगैस में क्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में CH4 होती है, मीथेन होती है, मीथेन की अमाउंट ज़्यादा होती है। बायोगैस को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये कैसी होती है? इनफ्लेमेबल होती है, मतलब आग पकड़ती है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी मिलने वाली है। और ये बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। उनकी ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उस टाइम पे गैस रिलीज होती है कुछ, कौन कौन सी? CH4, CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। CH4 ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, हम इसको बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज एंड प्रोडक्ट्स। जब भी माइक्रोब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म करते हैं तो कई टाइप की गैसेस और उसके एंड प्रोडक्ट्स
प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब कौन सी गैस रिलीज होनी है ये किस पे डिपेंड करेगी, कौन सा माइक्रोब है और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करेगा कि कौन से माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट है और कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंट प्रेजेंट है। जैसे बेटा हमने अभी पढ़ा था कि अगर डो की फर्मेंटेशन करवानी है, चीज़ बनाना है, बेवरेजेस बनानी है, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी अमाउंट में ज़्यादा में, CO2, जिसकी वजह से स्विस चीज़ में होल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ब्रेड में जो आप देखते हो ना पोर्स बनते हैं, वो किस वजह से बनते हैं, CO2 की प्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, अब अगर एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है वो सेलुलोज वाले मटेरियल पे जब क्या करेंगे बेटा, ग्रोथ करेंगे, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होगा, सेलुलोज। माइक्रोब्स कैसे हो गए, एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये मेनली कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये मीथेन, इसमें भी मीथेन की अमाउंट ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये मीथेनोजेंस। नाम से ही समझ आ रहा है, मीथेन जनरेट करने वाले, मीथेन जन्स मीन्स जनरेट करने वाले, मीथेनोजेंस ज़्यादा अमाउंट में क्या जनरेट करेंगे, मीथेन। अच्छा, मिथेनोजेंस का एक एग्जांपल दे रखा है, मिथेनोबैक्टीरियम। कौन सा, मिथेनोबैक्टीरियम। और आपको पता है बेटा कि मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैटल्स के र्यूमन में। स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, जहाँ पे जो ये कैटल्स होते हैं क्या खाते हैं, घास खाते हैं, यानी कि सेलुलोजिक मटेरियल ज़्यादा खाते हैं और उसको ये अपने आप से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए इनके स्टमक में, इनके र्यूमन में क्या होते हैं, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, ताकि कैटल्स को न्यूट्रिशन मिल सके। अपने आप से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। और जब कैटल्स का जो डंग होता है उसमें क्या होती है बेटा, उससे बायोगैस जनरेट हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि उस डंग में क्या है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काउ डंग मतलब, और इस बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गोबर गैस। ठीक है, समझ आया। इसके बाद है कि बायोगैस प्रोडक्शन क्या होती है, कहाँ ये प्रोड्यूस हो सकती है। बायोगैस प्लांट होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट गांव में बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक, मतलब सीमेंट से बना हुआ एक गोल सा टैंक बना होता है जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है। ठीक है, 10 से 15 फीट होता है, और इसमें बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि इसमें प्रोसेसिंग हो सके और बैक्टीरिया इसमें क्या कर सके, प्रोसेसिंग कर सके। स्लरी ऑफ डंग इज फेड, इसके ऊपर एक टंक है, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है बेटा, फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर स्लरी। जब इस बायो वेस्ट को ये स्लरी सी बन के जाएगी ना जिस दूसरे टैंक में, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि स्लरी में क्या होगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी होगी तो गैस प्रोड्यूस होगी, और गैस प्रोड्यूस होगी तो ये ऊपर की ओर उठेगा, इसलिए फ्लोटिंग कवर होता है। ठीक है, keeps on rising as the gas is produced in tank due to microbial activity। माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा गैस प्रोड्यूस होगी, जिससे फ्लोटिंग कवर ऊपर की ओर उठेगा। एक आउटलेट लगा होता है इसके साथ में, जो कि पाइप से कनेक्ट होगा, कि जो भी बायोगैस जनरेट होगी इसमें या गोबर गैस जनरेट होगी उसको पाइप से कनेक्ट कर दो, ताकि हमारे हाउस तक वो गैस जा सके, और उस गैस को चूल्हा तक मतलब कनेक्ट किया जाता है, और फिर उससे क्या होती है बेटा, जैसे LPG होती है ऐसे ये आग पकड़ती है। ठीक है, स्पेंट स्लरी, जो स्लरी बच गई ना, उसको क्या कर दो, दूसरे आउटलेट के द्वारा रिमूव कर दो, और एक दूसरे मतलब गड्ढा सा होता है उसमें उसको डाल दिया जाता है, जिसको खाद के रूप में फिर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मेनली गाँव में बने होते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया। बायोगैस प्रोडक्शन की डेवलपमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई है, किसके एफर्ट के द्वारा, IARI और KVIC, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, ये भी दोनों फुल फॉर्म लिख भेजना मेरे पास। ये देखो, आपको एक बार डायग्राम दिखा दो NCERT का। ये डंग वाटर है बेटा, यहाँ से स्लरी बन के, यहाँ पे बायो वेस्ट है कलेक्ट, इसमें पानी मिला दिया, मिक्स होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये क्या है, फ्लोटिंग कवर लगा हुआ है। माइक्रोब्स की जैसे एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, ये फ्लोटिंग कवर ऊपर की ओर उठने लगेगा।
क्यों? क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये आउटलेट लगा दिया ताकि इसमें से गैस निकल के जा सके, और यहाँ पे गैस को हम दूसरी पाइपलाइन से कनेक्ट कर सके। और जो स्लरी बच गई, मतलब गैस निकलने के बाद जो स्लरी बच गई उसको दूसरे टैंक में यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, इसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे बायो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।